हेलो एवरीवन, आज हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिमांड के बारे में। इसमें हम देखेंगे डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। सबसे पहले देखते हैं डिमांड का मीनिंग क्या होता है। डिमांड से पहले हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक होता है नीड, एक होता है वांट। नीड क्या होती है, जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारी एक डिज़ायर होती है लेकिन उसको ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमारी नीड होती है। उसके बाद आती है वांट, यानी कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट खरीदने की डिज़ायर है और उसके साथ हमारे पास फाइनेंस भी है लेकिन हम पे करने के लिए विलिंग नहीं है, यानी कि हमारे पास डिज़ायर है और फाइनेंस भी है लेकिन हम उस टाइम पे उस प्रोडक्ट के लिए वो पे करने के लिए विलिंग नहीं है, तो वो हमारी वांट होती है। उसके बाद आती है डिमांड। डिमांड में क्या होता है, जब हमारी वांट तो होती है उसके साथ हम विलिंग भी होते हैं पे करने के लिए, यानी कि डिमांड के अंदर डिमांड के अंदर हम थ्री हमारे कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है डिज़ायर, यानी कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिज़ायर है। सेकंड, एबिलिटी टू पे, हम उस प्रोडक्ट को पे करने के लिए एबल भी हैं, यानी कि हमारे पास फाइनेंस भी है। थर्ड होता है विलिंगनेस टू पे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए विलिंग है और हमारे पास फाइनेंस भी है और डिज़ायर भी है, तो हमारी डिमांड होती है। अब बेसिकली डिमांड क्या होती है, जब कोई कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए एक डिज़ायर करता है और उसके पास उसको ख़रीदने के लिए प्रॉपर फाइनेंस भी होता है, एबिलिटी टू पे होती है और साथ में वो विलिंग भी होता है उसको पे करने के लिए। उस प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कंज्यूमर अगर पे करने के लिए तैयार है तो वो डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की। अब डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्या होते हैं, यानी कि जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जिस जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। इसमें आते हैं जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका प्राइस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं तो उनका प्राइस क्या है, तो ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। और डिमांड के साथ एक कंसेप्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड होती है, यानी कि एक टाइम पे एक कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद होता है डिमांड फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम किन्हीं दो फैक्टर के बीच में एक रिलेशन देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है या कोई और रिलेशन है, तो वो होता है फंक्शन। तो फंक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है डिटरमाइंड या फिर डिटर्मिनेंट भी हम इसको बोल देते हैं, यानी कि डिमांड के डिटर्मिनेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले मेन होता है कि प्राइस होता है जो डिमांड का डिटर्मिनेंट होता है। तो इसको हम एग्जांपल से अगर शो करते हैं तो एक इक्वेशन से हम शो करते हैं तो क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी, यानी कि Q यानी क्वांटिटी डिमांडेड, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है किसका, प्राइस का। P यानी प्राइस, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस का फंक्शन है। और क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है। यानी कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी प्रोडक्ट की वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है और वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी डिमांड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है प्राइस, यानी कि उस सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो हम प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी डिमांड कितनी होगी। सेकंड है इनकम, यानी कि कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है या कम है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिमांड फंक्शन। थर्ड है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होएगा या डिक्रीज़ होएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा है कम है। नेक्स्ट है टेस्ट, यानी कि कंज्यूमर का टेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी डिमांड। प्राइस ऑफ अदर गुड्स में दो गुड्स आते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये हम आगे वन बाय वन डिटेल में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। सप्लाई, यानी कि प्रॉपर टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई है या नहीं है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो उसके ऊपर डिमांड डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइस।
तो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है डिमांड का वो प्राइस ही होता है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्राइस से और इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो इसके जब प्राइस में चेंज होने से जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उससे हमारी डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। नेक्स्ट फैक्टर होता है इनकम, यानी कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब वो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो वो डिमांड को डिक्रीज़ करेगा। अब जैसे दो टाइप की गुड्स हो सकती है, एक तो होती है नॉर्मल गुड्स और एक होती है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स यानी कि जिनका प्राइस बहुत कम होता है, वो एक पुअर क्वालिटी की गुड्स होती हैं। तो अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर वो पहले कोई पुअर क्वालिटी की गुड्स परचेज कर रहा था, जैसे गिफन गुड अगर वो परचेज कर रहा था और अब उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो गिफन गुड्स को ख़रीदना बंद कर देगा, तो मतलब उसकी गिफन गुड्स की डिमांड कम होएगी। यानी कि इनकम के साथ गिफन गुड्स की डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड होती है, लेकिन नॉर्मल गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब एग्जांपल ये है कि अगर कंज्यूमर की डिमांड कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन इन्फीरियर या फिर गिफन गुड्स के केस में क्या करेगा, अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वो डिमांड को कम कर देगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ बायर। अब किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए उसके बायर कितने हैं मार्केट में, अगर उसके बायर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर बायर डिक्रीज़ हो रहे हैं उस प्रोडक्ट के, या तो वो बायर किसी अदर प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं या किसी अदर रीज़न से उसके नंबर ऑफ़ बायर डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ होगी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंज्यूमर फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइजेस कम होंगे या इंक्रीज़ होंगे। अगर मान लो कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में उसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ होंगे, तो कंज्यूमर सोचेगा कि फ्यूचर में इसके प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो मैं इसको आज परचेज़ कर लेता हूँ, तो आज के टाइम पे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और अपोजिट है कि अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस कम होंगे तो वो सोचेगा कि मैं अभी इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करूँगा, जब फ्यूचर इसके प्राइस कम होंगे तो परचेज़ करूँगा, तो वो आज के टाइम पे उसकी डिमांड कम करेगा। तो इसलिए फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। उसके बाद है क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी में कोई भी चेंज होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर कोई भी चेंज होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है इसके रीज़न से, क्योंकि अगर वो कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, टाइम टू टाइम वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। और अगर किसी रीज़न से प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज़ होती जा रही है तो लोग उसकी डिमांड करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है सप्लाई, यानी कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई है तो उससे डिमांड कर्व के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारी सप्लाई है, अगर सप्लाई में कोई भी चेंज होता है तो उससे हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं लो ऑफ डिमांड क्या होता है। लो ऑफ डिमांड क्या है कि अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर पड़ेगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांड के ऊपर पड़ेगा। अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो अदर थिंग्स है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमने डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट देखे थे उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज हो रहा है सिर्फ प्राइस में, और प्राइस में चेंज होने से हम क्वांटिटी डिमांड में चेंज कर रहे हैं। अब वो प्राइस में चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, और उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लो ऑफ डिमांड। और इसमें जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि प्राइस और डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से।
उसके बाद लो ऑफ डिमांड की अजम्पशन क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा डेफिनेशन में, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जो बाकी चीज़ें वो सारी कांस्टेंट रहेंगी, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, उनमें कोई भी चेंज नहीं होएगा। अदर थिंग्स कैसे, जैसे एक सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। प्राइस यानी कि जो हम अगर एक्स गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो हमारी एक्स गुड्स का प्राइस चेंज होएगा, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, तो उसमें तो चेंज होएगी, लेकिन अदर थिंग कॉन्स्टेंट रहेगी। अदर थिंग में आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में जैसे या तो सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स में अगर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, यानी कि अगर एक टाइम पे टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम सपोज करते हैं कि मतलब एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि उस टाइम पे फिर कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और टी के प्राइस इंक्रीज होने से टी की डिमांड कम होगी और लोग टी की बजाय कॉफ़ी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जैसे कि पेन और इंक, अगर पेन के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इंक की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस के दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से। तो यानी कि लो ऑफ डिमांड बोलता है कि ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। थर्ड होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, ना तो वो इंक्रीज़ होएगी ना वो डिक्रीज़ होएगी। उसके बाद है टेस्ट, यानी कि टाइम टू टाइम जो कंज्यूमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं तो वो चेंज नहीं होंगे। लो ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होएगा अगर उसके टेस्ट कांस्टेंट है तो। और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में प्राइस कम होएगा या इंक्रीज़ होएगा, ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर नहीं रखता, यानी कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है तो ही लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होएगा। एक्सप्लेनेशन है कि लो ऑफ डिमांड क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है इन्वर्स रिलेशन। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड रिलेटेड है 1/प्राइस, यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस के साथ। अगर प्राइस इंक्रीज़ होएगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज होएगा। ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं कि प्राइस में चेंज या तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में उसका प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता। ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि जैसे कि अगर प्राइस डबल हो जाता है तो उसकी डिमांड हाफ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होएगा और वो नेगेटिवली चेंज होएगा, मतलब नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब लो ऑफ डिमांड में सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है कि अगर प्राइस अप जा रहा है तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डाउन जा रही है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। तो मतलब ये नहीं बताता कि कितनी डिक्रीज़ हो रही है, ये हमें बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है, ये एक ऐसी कर्व होती है जो हर पॉइंट पे ये बताती है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस, जितना प्राइस है उस प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर क्या होएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी किसी भी प्रोडक्ट की। अगर हम प्राइस को कम कर देंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज़ होगी, ये हमें डिमांड कर्व बताती है। जैसे ये है हमारी डिमांड कर्व, तो इसमें नीचे एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, तो हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है, ये हमारी डिमांड कर्व है। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हमारा प्राइस यहाँ पे है और डिमांड यहाँ है, तो हम सपोज करते हैं कि अगर हमारा प्राइस डिक्रीज़ होएगा तो हमारा प्राइस डिक्रीज़ होकर यहाँ आ गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ चली जाएगी, यानी कि वो यहाँ से यहाँ चली गई, तो मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है अगर हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो ये हमें बताती है डिमांड कर्व। और ये नेगेटिव स्लोप होती है, यानी कि जैसे ये इधर की साइड आ रही है या फिर ऊपर की साइड भी जा सकती है, मतलब जो ये नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है प्राइस में और डिमांड में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो यहाँ हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है।
ठीक है। उसके बाद होता है डिमांड कर्व में जो हमारी डिमांड कर्व है उसमें चेंज हो सकते हैं, और वो चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो है कि जो चेंज होएगा वो प्राइस की वजह से होएगा, और दूसरा है कि ड्यू टू अदर फैक्टर, यानी कि प्राइस से अदर जो हमने फैक्टर अभी देखे थे डिटर्मिनेंट जो डिमांड के होते हैं उनकी वजह से जो चेंज होएगा। यानी कि दो है, एक तो प्राइस में चेंज होने से जब डिमांड कर्व में चेंज हो रहा है, और सेकंड है कि अदर फैक्टर में चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अगर प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर किसी अदर फैक्टर में चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ इन डिमांड। तो जब हमारे प्राइस में चेंज होता है तो हमारी डिमांड कर्व सेम रहती है, बस वो मूव करती है कि वो या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि प्राइस में चेंज होने से मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व होती है। और अगर अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है तो हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, वो मूव नहीं करती, बल्कि एक जगह से वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। वो मतलब राइट साइड भी शिफ्ट हो सकती है और लेफ़्ट साइड भी शिफ्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ अलोंग द डिमांड कर्व। तो हमने देखा कि मूवमेंट क्या होती है कि जब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सिर्फ हमारे प्राइस में चेंज हो रहा है, और प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो यानी कि प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें हमारी डिमांड कर्व सेम रहती है, बस वो मूव करती है या ऊपर की साइड, मतलब या तो राइट की साइड या लेफ़्ट की साइड। तो इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, एक एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है। यानी कि जब प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी, तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड कर्व में एक मूवमेंट होती है और वो अपवर्ड होती है, अपवर्ड कह सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो लेफ़्ट साइड मूव होती है हमारी डिमांड कर्व। और सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब डिमांड में कुछ ना कुछ एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है हमारी डिमांड कर्व। और एक्सपेंड कब होएगी? जब हमारा प्राइस फॉल होएगा। अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर फॉल हो रहा है यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और इस सिचुएशन में जो हमारी डिमांड कर्व है वो मूव करती है राइट साइड, या तो बोलेंगे डाउनवर्ड साइड या फिर राइट साइड, और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये हम इस डायग्राम से देखते हैं कि मतलब कैसे होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। अब ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है, ये हमारी डिमांड कर्व है। अब हम देख लेते हैं कि जैसे पहले हमारा प्राइस यहाँ था और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ थी। ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो गया यानी कि प्राइस मान लो यहाँ आ गया, और इससे क्या हुआ, हमारी डिमांड कर्व मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। देखो पहले यहाँ पर हमारी डिमांड कर्व का ये वाला पॉइंट था, अब हमारी डिमांड कर्व का ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि ये इधर साइड ऐसे शिफ्ट हो रही है, डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। पहले सिर्फ इतनी डिमांड थी, अब ये डिमांड इतनी हो रखी है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। जैसे अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ था, अगर प्राइस ये था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी। अब हम सपोज करते हैं कि हम प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हमने प्राइस इतना इंक्रीज़ कर दिया तो इससे क्या होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड यहाँ आ गई, यानी कि क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। तो प्राइस में इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी डिमांड कम हुई है, तो डिमांड कम हुई है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब पहले हमारा पॉइंट ये वाला था, अब हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मतलब हमारी डिमांड कर्व ने मूव किया अपवर्ड साइड, अपवर्ड साइड बोल सकते हैं या फिर लेफ़्ट साइड, और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। ठीक है। तो इसमें हमारी डिमांड कर्व हमने देखा कि डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रही। डिमांड कर्व तो ये है ना, ये ग्रीन वाली लाइन है, ये हमारी डिमांड कर्व है, तो ये सिर्फ मूव कर रही है, या तो ये अपवर्ड जा रही है फिर ये डाउनवर्ड आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। और इसका सिर्फ रीज़न क्या है
कि सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब जो मूवमेंट था डिमांड कर्व में, वो जो डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा था उसका रीज़न था प्राइस में चेंज हो रहा था, तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज हो रहा था और हमारी डिमांड कर्व मूव कर रही थी। लेकिन अब जो चेंज हो रहा है वो प्राइस को छोड़ के बाकी जो अदर फैक्टर हैं, यानी कि प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन जो अदर फैक्टर हैं उनमें चेंज हो रहा है, और उनमें चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो उससे हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है। तो शिफ्ट में दो टाइप आएंगे। अब उसमें तो क्या था, हमारे जब मूवमेंट करी थी तो मतलब डिमांड कर्व तो सेम थी, लेकिन अगर शिफ्ट करी है तो हमारी डिमांड कर्व बिल्कुल जैसे पहले जहाँ पे थी उससे शिफ्ट करी है। अब आप या तो अपवर्ड जा रही है या फिर डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। देखो जैसे इसमें है, इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारी जो ये बीच वाली है ये हमारी डिमांड कर्व है, इनिशियल डिमांड कर्व। अब अगर हमारा प्राइस यहाँ पे है तो हमारी डिमांड ये है। अब हम सपोज करते हैं कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, हमारा प्राइस यही है और अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है, और अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो रही है। तो अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है तो देखो इस पॉइंट पे हमारी प्राइस तो सेम है, जो पहले था वही है, लेकिन उसकी वजह से हमारी डिमांड कम हो गई। प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसमें हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, जैसे पहले यहाँ ये 1 वाली थी डिमांड कर्व, अब ये वाली डिमांड कर्व है हमारी न्यू वाली। ठीक है, तो हमारी डिमांड कर्व पहले यहाँ थी, यहाँ से अब यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। ये जो इधर आई है यानी कि जो डाउन साइड आई इसको तो बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। और सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे ये वाली हमारी डिमांड कर्व थी इनिशियल। अब अगर मान लो हमारा प्राइस तो यही है, किसी अदर फैक्टर में चेंज हो गया, जैसे रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो गया या कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन में चेंज हो गया, उसकी वजह से उस चेंज की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यहाँ आ गई डिमांड कर्व। जैसे डिमांड इतनी इंक्रीज़ होगी लेकिन प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है ना। देखो हर डिमांड कर्व में हमारा प्राइस इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, हमारी डिमांड एक बार डिक्रीज़ होगी थी अब इंक्रीज़ होगी, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व। तो जब ये वाली डिमांड कर्व आई तो ये वाली इंक्रीज़ वाली है, और ये इसमें क्या हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था डिमांड कर्व में। ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारी इनिशियल थी, ये 1 वाली थी हमारी इनिशियल, और ये सेकंड वाली जब हमारी डिमांड कर्व में डिक्रीज़ हो रहा है तो, और ये थर्ड वाली है अगर डिमांड कर्व में इंक्रीज़ हो जाता है तो ये इधर साइड शिफ्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, और हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं और प्राइस में चेंज होने से हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और ये जो चेंज हो रहा है ये नेगेटिव चेंज है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होएगी और वाइस वर्सा। तो लेकिन एक्सेप्शन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि इन मतलब इस टाइम पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होएगा। मतलब अगर प्राइस में बिल्कुल चाहे प्राइस में चेंज भी हो रहा है यानी कि प्राइस इंक्रीज़ भी हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड की कोई कंपल्शन नहीं है कि वो डिक्रीज़ होएगी, तो मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारी वेबलन गुड्स। तो वेबलन गुड्स क्या होते हैं, जो इसमें हमारे आते हैं लग्जरी गुड्स जिनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, जैसे कंज्यूमर अपने स्टेटस के लिए बाय करता है वेबलन गुड्स, जैसे डायमंड है। तो अगर इनके प्राइस इंक्रीज़ भी हो रहे हैं तो इससे कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर के मतलब टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कंज्यूमर अगर उसकी डिमांड पहले करा था तो वो अब भी करेगा, क्योंकि ये वो अपने स्टेटस सिंबल के लिए बाय कर रहा है, और अगर इसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं और अगर वो इसको बाय करता है कंज्यूमर तो उसका स्टेटस और भी इंक्रीज़ होएगा। तो यानी कि प्राइस में इंक्रीज़ होने की वजह से भी कंज्यूमर उसको ख़रीदना बंद नहीं करेगा, वो उसको और ज़्यादा ख़रीदेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड होता है गिवन गुड्स। जैसे हमने देखा कि अगर किसी नॉर्मल प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन गिवन गुड्स में ऐसा नहीं है। गिवन गुड्स क्या होती हैं, जो पुअर क्वालिटी की गुड्स होती हैं इनका प्राइस बहुत कम होता है।
अब अगर इनका प्राइस और भी कम हो गया तो कंज्यूमर की रियल इनकम इससे इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो अगर वो गिवन गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी रियल इनकम इंक्रीज़ होगी। तो अगर उसकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वो गिवन गुड्स की डिमांड नहीं करेगा, वो इसकी बजाय नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड है एक्सपेक्टेशन। जैसे कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ होंगे, तो वो उसकी डिमांड आज करेगा। बेशक से आज उसके प्राइस और भी इंक्रीज़ हो गए पहले के कंपैरिजन में। जैसे कि मान लो पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपीज़, आज उसका प्रोडक्ट का प्राइस 10 से 12 हो गया, और कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले दिन उसका प्राइस 15 होएगा। तो फिर उसको एक्सपेक्ट करा कि 15 होगा, तो वो सोचेगा कि मैं इसको आज खरीद लेता हूँ, तो उसका आज लेगा। लेकिन उसका कल उसका प्राइस कितना था, 10 था, वो 10 से 12 हो गया, लेकिन फिर भी कंज्यूमर ने उसकी डिमांड करी, अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि वो फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से भी कंज्यूमर ने अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करा है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ऐसे एक्सेप्शन थे कि जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि प्राइस में इंक्रीज़ होने से भी कंज्यूमर डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है, और प्राइस में डिक्रीज होने से कंज्यूमर डिमांड को डिक्रीज़ कर देता है। जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर प्राइस में एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन जो एक्सेप्शन है ये इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते।